सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के। ये कंप्लीट ज्योग्राफी का मतलब हम लोग जो कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, कंप्लीट ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 जो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आप वो नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। लेक्चर 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है ना, ये जो अर्थ है ये सब कैसे आया, गैलेक्सीज कैसे फॉर्म हुआ, अलग अलग हाइपोथेसिस देखे थे, अलग अलग रूल्स सब लोग का कॉन्सेप्ट को समझे थे, जिसमें हम लोग बिग बैंग थ्योरी और समथिंग वगैरह बहुत सारा चीज़ पढ़े थे। ठीक है, तो वो तो था इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले वो थोड़ा बताना बनता है कि हाँ चलो ठीक है, ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे गैलेक्सीज वगैरह फॉर्मेशन हुआ, ये वो। ठीक है। अब जो लेक्चर होने वाला है, यानी कि ये जो लेक्चर नंबर 2 है, यहाँ से स्टार्ट होगा हम लोग का ओरिजिनल ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग फैक्ट को पकड़ पकड़ के एकदम डीप से निकालेंगे। देखिए, अब पहले जैसा एग्जाम होता नहीं है कि हाँ ऊपर ऊपर पूछ लिया कि सब कुछ है, चलो ठीक है, अब सोलर सिस्टम में कितना प्लैनेट है, ये सब नहीं। अब उसमें डीप घुसता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डीप है कि प्लैनेट कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, सन कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसा ऐसा करके क्वेश्चन आता है ना, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, पूरा का पूरा डीप अप्रोच रख के लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी हम लोग को पढ़ना है यहाँ से। ठीक, अब देखो ज्योग्राफी जो आया ना, वो 2 वर्ड से आया है। कौन कौन सा 2 वर्ड से आया है? दैट इज नंबर 1 जियो, और दूसरा जो 2 वर्ड है, पहला जो दूसरा वर्ड है वो है ग्राफीन। क्या है? ग्राफीन। अब इसका मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफीन का मतलब होता है टू डिस्क्राइब। टू डिस्क्राइब। ठीक है, ये ग्राफीन का मतलब हो गया अर्थ, और इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब। तो यानी कि अर्थ के डिस्क्राइब को, यानी कि अर्थ के फैक्ट को, अर्थ के एक्सप्लेनेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी बोलते हैं, ऐसा बताया गया था। अच्छा, ये चीज़ यूज़ कौन किया था? सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया गया है बाई ग्रीक स्कॉलर। अब स्कॉलर करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, विद्वान होंगे। ठीक है, बाई ग्रीक स्कॉलर कौन थे? इराटोस्थनीज। इराटोस्थनीज, ये तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है ज्योग्राफी में, इराटोस्थनीज। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है फादर ऑफ द सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, है ना, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। ओके, चलिए अब बात करते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी कि ज्योग्राफी में ये तो चलो ठीक है, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी था स्टार्ट, ये टर्म ज्योग्राफी वगैरह टर्म यूज़ कर लिए थे इराटोस्थनीज। जो सिस्टमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी था, ये इंट्रोड्यूस्ड किनके थ्रू किया गया था? बड़ा थोड़ा सा लगेगा आपको कन्फ्यूजन टाइप का, बट इतना सारा साइंटिस्ट है ना, ये तो हम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हो। हम लोग को ये होता है ना कि एकदम ज्योग्राफी में पीएचडी नहीं करना, हम लोग को जानना है हमारे एग्जाम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वही चीज़। तो अगर सिस्टमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी देखते हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक अप्रोच, है ना, अप्रोच इन ज्योग्राफी, इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में जियो भी लिख देंगे, ठीक है, चलेगा। हाँ, इन सिस्टमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस्ड किनके थ्रू किया गया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय, इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके थ्रू किया गया था भाई? तो नाम है उनका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है ना, क्या नाम है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, ये इनका नाम है, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखिएगा। ये कौन थे भाई? ये एक जर्मन जोग्राफर थे। ठीक है, जोग्राफर। इनका टाइमलाइन अगर देखा जाए 1769 टू 1859, ये तो इतना आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो हो गया हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी, इंट्रोड्यूस किया था, वो टर्म यूज़ किया गया था किनके थ्रू भाई? इराटोस्थनीज के थ्रू। ठीक है। चलिए भाई, अब क्या है कि ये तो था चलो सिस्टमेटिक अप्रोच पूरा का पूरा ज्योग्राफी के बारे में। अगर हम लोग रीजनल अप्रोच के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में? रीजनल अप्रोच, है ना, रीजनल अप्रोच के बारे में अगर बात करते हैं
तो कौन आएंगे, सबसे पहले कौन आएंगे भाई, तो आएंगे वो कार्ल रिटर, बाय कार्ल रिटर, है ना, रिटर। इनका टाइमलाइन जो था वो था 1779 टू 1859, ठीक है, 1779 टू 1859। अब इतना सारा तो हो गया, चलो हम बहुत सारा देख लिए कि कौन एस्ट्रोनॉमर, जोग्राफर, ये सब लोग आए थे और कुछ कुछ बताए थे। अगर हम लोग जोग्राफी का डिवीजन कर देते, डिवीजन ऑफ जोग्राफी, तो डिवीजन देखो बहुत सारा होता है। डिवीजन ऐसा नहीं कि जोग्राफी को बहुत छोटा पार्ट में हम लोग कर देंगे। जोग्राफी करने का मतलब पूरा का पूरा सोच रहे हो यूनिवर्स टू, मतलब एक एक एटम टू पूरा का पूरा यूनिवर्स, एक एक मॉलिक्यूल टू पूरा का पूरा यूनिवर्स है। बट हम लोग करेंगे कैटेगरी वाइज। डिवीजन ऑफ जोग्राफी में अगर देखा जाए, है ना, डिवीजन ऑफ जोग्राफी ये अगर पढ़ते हैं तो हम लोग को क्या क्या देखना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा सबसे पहले देखो अर्बन जोग्राफी हम लोग पढ़ते हैं अर्बन में, ठीक है ना, अर्बन हो गया, रूरल हो गया, इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट हो सकता है। फिर इकोनॉमिक में पढ़ सकते हैं, है ना, इकोनॉमिक में हम लोग का माइक्रो हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा, ठीक है ना, ये माइक्रो हो गया। फिर मैक्रो हो सकता है ना, बहुत सारा चीज़ हो गया। फिर अगर कल्चरल देखा जाए तो कल्चरल तो बहुत सारा है, पूरा कल्चर तो भरा पड़ा है ना। अगर इंडियन ज्योग्राफी का बात करते हैं तो पूरा कल्चर भरा पड़ा है। फिर पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, फिर सोशल हो गया, है ना, फिर ह्यूमन हो गया, ये सब सारा का सारा कैटेगरीज बन सकता है, डिवीजन तैयार हो सकता है। फिर पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन हो गया, बहुत सारा, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब सारा इकोनॉमिक में ही आ जाएगा वो एग्रीकल्चर वाला। तो इतना सारा डिवीजन किया जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा रीजनल अप्रोच किसके थ्रू दिया गया था, इसमें इंपॉर्टेंट है ये बाय कार्ल रिटर, ठीक है, बाय कार्ल रिटर। समझ में आ गया ये चीज़। चलो भाई आगे आते हैं। आगे में क्या है हम लोग का, एक सेकेंड हम पेपर हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो बार बार, है ना, लिखने में। हम पहले ऐड करना भूल गए थे बट कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लिए अब हम लोग, है ना। अब इसमें हम लोग यहाँ आ जाते हैं, दैट्स इट। चलो ये तो हो गया। चलो भाई अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किनको कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है किनको भाई, तो ये कहा जाता है हिकैटियस को, ठीक है, किसको कहा जाता है, हिकैटियस, ठीक है। ये भी ग्रीक ही थे, ग्रीक हिस्टोग्राफर, हिस्टोग्राफर, ठीक है, हिस्टोग्राफर, ध्यान में रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी अगर क्वेश्चंस आता है तो वो आप टिक कर सकते हैं, हिकैटियस ग्रीक हिस्टोग्राफर थे वो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा, अब देखो जैसे हम लोग को ये पता चल गया कि चलो ठीक है ये सब, तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी मेरा पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, कॉस्मोस में। तो अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं तो ये किस में आएगा भाई, कॉस्मोस में। और कॉस्मोस क्या होता है, कॉस्मोस को भी जान लेते हैं। कॉस्मोस क्या होता है, जितना भी चीज़ है, एवरीथिंग, कोई भी चीज़ उठा के देख लो वो सब कॉस्मोस के अंदर ही तो है। तो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं भाई, तो एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ, इज अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस, ठीक है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉस्मोस, ये समझ में आ गया। चलो भाई अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, अब ज्योग्राफी से ही तो रिलेटेड है ना, एस्ट्रोनॉमी में आते हैं। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमी जो होता है ना वो स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ध्यान में रखिएगा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अब ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में बहुत सारा चीज़ है, जैसे क्या भाई, तो स्टार्स है ना, प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स है, फिर कॉमेट्स फिर एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड्स हो गया, है ना, पूरा का पूरा गैलेक्सीज आ सकता है ना, गैलेक्सीज हो गया, सुपर क्लस्टर हो गया, यानी कि क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज बोल सकते हैं उसको, सुपर क्लस्टर बोलते हैं, सुपर क्लस्टर हो गया,
है ना, हर चीज़ हमारा किस में आ जाएगा, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में आ गया। टाइपो भी तो है ना, जैसे सुपर क्लस्टर बोले तो उसमें बहुत सारा गैलेक्सीज होता है, वो बहुत सारा गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी और उस गैलेक्सी में से हम लोग का सोलर सिस्टम, है ना, बहुत सारा चीज़ है, तो ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो ये तो हो गया स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। हाँ, ये चीज़। चलो इसमें अगर देख लेते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या है, दैट इज फिनोमिनन। क्या है, फिनोमिनन, फिनोमिनन स्पेलिंग, फिनोमिना दैट ओरिजिनेटेड, बोल सकते हैं ओरिजिनेटेड आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर, आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर। क्योंकि अगर अर्थ पर पढ़ रहे हैं तो वो ठीक है, हमारा तो वो तो हो गया सरफेस से रिलेटेड ना। आउटसाइड ऑफ द, पूरा का पूरा गैलेक्सी सिर्फ अर्थ पर थोड़ी है, पूरा का पूरा गैलेक्सी अर्थ के अलावा भी है, ठीक है ना। अर्थ तो उसका बहुत छोटा पार्ट है, मतलब एक मॉलिक्यूल, एक एटम के बराबर पार्ट बोल सकते हैं, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन के पार्ट के बराबर बोल सकते हैं अगर पूरा गैलेक्सीज के बेसिस पर देखा जाए तो। आउटसाइड द अर्थ, ऑरिजिनेटेड आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये ध्यान में रखिएगा, एस्ट्रोनॉमी क्या है, फिनोमिनन दैट ओरिजिनेटेड आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर। और इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, तो स्टार्स, प्लैनेट, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड, सन, वन, सब कुछ इसमें आ जाता है। क्लियर है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कौन बताए ये चीज़, अब देखिए उसके हम यहाँ पर भी बता सकते थे, इस जगह पर भी बता सकते थे, बट हमको बीच में बताना था कि चलो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग कॉस्मोस के अंदर पढ़ते क्या, एस्ट्रोनॉमी क्या है ना। अब हम लोग देखेंगे कि पूरे यूनिवर्स के बारे में बताने, यानी कि यूनिवर्स के बारे में अगर पढ़ना है तो वो कौन बताया था। तो यूनिवर्स में आ गया ना, हम लोग गैलेक्सीज में एंटर कर रहे हैं, तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स अगर हम लोग देखते हैं तो इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए थे सिस्टमेटिक, ये बताए थे क्लॉडियस टॉलमी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी है एस्ट्रोनॉमर है वो, ठीक है ना, टॉलमी, पी साइलेंट रहता है इसमें, टॉलमी, है ना। और ये क्या है भाई, ग्रीक एस्ट्रोनॉमर है, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है। अब सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स में हम लोग इनके अकॉर्डिंगली, यानी कि इनका कहना था, क्या कहना था इनका कहना ये था कि अकॉर्डिंग टू टॉलेमी अर्थ जो है ना इज इन द सेंटर, अर्थ जो है सेंटर में है ना। और जितना भी सन वन जो है ना इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एंड सन एंड प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड अर्थ। इनका कहना ये था, इनका कहना क्या था कि अर्थ जो है ना वो सेंटर में है और सन और प्लैनेट जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। बट ऐसा तो होने वाला नहीं था, कोई ना कोई तो आएगा ही बीच में। तो कौन आ गया भाई, तो निकोलस कोपरनिकस, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस आ गए। और उनका क्या कहना था, ठीक है, निकोलस कोपरनिकस आ गया और इनका कहना था एकदम नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सन जो है ना वो सेंटर में है, सन है जो सेंटर में है, ठीक है ना। और सन के चारों तरफ, सन है जो सेंटर किसका है भाई, यूनिवर्स का। और जितना भी प्लैनेट्स है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो प्लैनेट्स अराउंड इट, रिवॉल्व अराउंड, इसके चारों तरफ लगा रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना होगा। निकोलस कोपरनिकस आया और वो सीधा बोल दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अर्थ सेंटर में नहीं है। सेंटर में कौन है भाई, तो सन है, सन सेंटर में है। और सेंटर किसका, यूनिवर्स का सेंटर में सन है, ठीक है। और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इसलिए दैट्स वाई ये इतना इंपॉर्टेंट, और आज भी यही चीज़ है और इसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। दैट्स वाई निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में इतना आ गया होगा, ठीक है। एक एक स्टेप करके हम लोग पढ़ेंगे ना, एक एक चीज़ करके जानेंगे, समझेंगे धीरे धीरे, तभी तो लगेगा कि हाँ पूरा होलिस्टिक फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं,
ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, एक साइंटिस्ट और है, दैट इज जॉनस केपलर, है ना, जॉनस केपलर। इनका भी बड़ा अच्छा काम था, ये अच्छा काम किए थे, और इनके बारे में हम लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। क्लास 9-10 में आप लोग अगर पढ़े हो तो आपको ध्यान नहीं होगा कि केपलर्स का कुछ लॉ ऑफ मोशन था, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जान लेंगे। अब जॉनस केपलर का काम क्या था? जॉनस केपलर क्या किए थे भाई? तो इनका काम था कि ये काम नहीं था, कहने का मतलब बोल सकते हैं कि ये बताए थे प्लैनेट के सन के चारों तरफ जो प्लैनेट चक्कर लगाता है ना, उसके बारे में। तो मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, है ना, ये क्या बताएं भाई? मोशन ऑफ प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड किसके? सन के, अराउंड सन का, इसके चारों तरफ, यानी कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट गोल गोल घूम रहा है, गोल घूम रहा है, क्या घूम रहा है, उसके बारे में ये बताए थे। ठीक है, दैट्स वाई ये जो है ना, इनका एक लॉ आया जिसको हम लोग बोलते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, है ना, प्लैनेटरी मोशन, ये इनके थ्रू ही दिया गया था। और इसमें क्या किया था? इसमें क्या गया था? 3 लॉ दिया गया था, 3 लॉ था, ठीक है ना, जिसमें हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ टाइम और लॉ ऑफ एरिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट पढ़ते हैं, लॉ ऑफ टाइम पढ़ते हैं, टाइम पढ़ते हैं, और तीसरा लॉ ऑफ एरिया पढ़ते हैं। ठीक है, ये इससे रिलेटेड दिए थे। हम लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, ये फिजिक्स में पढ़ने वाली चीज़ है, वो फिजिक्स में देख लेंगे। यहाँ हम लोग को बताना है बस कि हाँ चलो इतना इतना सारा चीज़ हुआ था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। चलो तो जॉनस केपलर हो गया, ये सब चीज़ हो गया। अच्छा, पीछे की वीडियो अगर आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बहुत सारा चीज़ के बारे में बात किए थे। ऑरिजिन में, ऑरिजिन ऑफ किसका? ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात किए, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, है ना, इसमें बात किए थे। बट उसमें हम ये भी बताए थे कि उसमें कुछ जो थ्योरी है, कुछ हाइपोथेसिस जो है, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और उसी को हम लोग फॉलो भी करते हैं। तो उसमें कौन कौन सा था? उसमें था, पहला था हमारा बिग बैंग थ्योरी, जो कि बहुत सबसे ज़्यादा वैलिड भी है, मोस्ट वैलिड उसी को बोलते हैं, है ना, बिग बैंग थ्योरी था। दूसरा आता है एक स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, है ना, स्टेट थ्योरी, ये आता है। और एक तीसरा आता है दैट इज नोन एज पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये पल्सेटिंग यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स थ्योरी। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जो भी है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, तो ध्यान में रखिएगा। अब अगर आप थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, क्विक रिवीजन कर लेते हैं बिग बैंग के बारे में, स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी के बारे में, तो जान लेते हैं। एक स्लाइड में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं बिग बैंग में। तो बिग बैंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं। बिग बैंग में क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया गया था? सॉरी, ठीक है, ये सबसे मोस्ट वैलिड था, सबसे मतलब मोस्ट वैलिड था, ये ध्यान में रखना है, मोस्ट वैलिड था। फॉर्मुलेटेड बाय किसके थ्रू किया गया था? ये किसके थ्रू बताया गया था? जॉर्ज लेमैत्रे, फॉर्मुलेटेड बाय, ये किया गया था इन 1927 में। 1927 में किसके थ्रू? जॉर्ज लेमैत्रे, ठीक है, ये किया गया था। पता नहीं क्या हो जाता है। उसके बाद एक्सप्लेन, ये तो बताया गया था, फॉर्मुलेटेड किया गया था। अब एक्सप्लेन्ड बाय किसके थ्रू किया गया? एक्सप्लेन्ड बाय किया गया रॉबर्ट वैगनर के थ्रू, रॉबर्ट वैगनर। तो ध्यान में रखना है ये सब सारा, साइंटिस्ट का नाम को भी, ठीक है ना। क्वेश्चंस एकदम बनते हैं यहाँ पर से, क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ है, आप पीछे जाकर देखिएगा तो आपको क्वेश्चंस दिखेगा। हम जो क्वेश्चंस का सीरीज जो चला रहे हैं ना, उसमें भी है, आप देखिए क्वेश्चंस कितना सारा चीज़ है उसमें,
है ना। चलिए भाई, अब बात करते हैं दूसरा, बिग बैंग हो गया, अब बात करते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसमें क्या कहा गया था, स्टेडी स्टेट थ्योरी, है ना, स्टेडी स्टेट थ्योरी। अगर आपको स्लो लग रहा होगा तो आप 1.25x में करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप ऐसे ही देखिए, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मेरे तरफ से तो हम बोल ही सकते हैं कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि आपके लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी रिवीजन करने बैठिएगा तो आप सामने में नोट्स रखिएगा और आराम से हेडफोन लगा के और उसको जल्दी जल्दी फटाक फटाक करके देख लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी क्विक रिवीजन होगा। हम ये ऐसा इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम के टाइम में क्विक रिवीजन भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो बस आप नोट्स भी बना सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ही, ठीक है। चलिए भाई, तो स्टेडी स्टेट थ्योरी में देख लेते हैं। इसमें इसको सबसे पहले कौन बताए थे भाई, तो इनका 3 ग्रुप था, ठीक है ना, 3 तिगाड़ा 3 इडियट्स लोगों का। तो वही थे फ्रेड हॉयले सबसे पहले, ठीक है। दूसरे थे हरमन हरमन बॉन्डी, बॉन्डी बोंदी जो भी बोल लीजिए, ठीक है। और फिर थॉमस गोल्ड, ये 3 जन थे, ठीक है। ये 3 जन थे जो मिलकर बताए थे स्टेडी स्टेट थ्योरी। अब इनके अकॉर्डिंग था क्या, कहानी क्या था, कहानी यहाँ समझते हैं। इनके अकॉर्डिंगली क्या था कि कोई भी चीज़ जो है ना, किसी भी चीज़ का ना शुरुआत हुआ ना अंत हुआ, दैट मीन्स नो बिगनिंग, नो बिगनिंग, ठीक है, एंड नो एंड, नो एंड, नो बिगनिंग एंड नो एंड। यूनिवर्स जो है ना अपने आप को मेंटेन कर रहा है, अपने एवरेज डेंसिटी को कांस्टेंट, मतलब कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो उसका कांस्टेंट एवरेज डेंसिटी है उसको मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, नया स्टार्स गैलेक्सी बन भी रहा है और जो पुराना वाला है वो गायब होते जा रहा है, ये चीज़ है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स मेंटेन्ड, है ना, मेंटेन्ड a constant average density, ठीक है। और इसी में क्या हो रहा है भाई, तो न्यू स्टार बन रहा है, न्यू स्टार्स एंड गैलेक्सी formed, न्यू स्टार्स एंड गैलेक्सी formed एंड ओल्ड वन, ठीक है ना, ओल्ड वन डिसअपियर, न्यू स्टार्स एंड गैलेक्सी फॉर्म्ड हो रहा है और जो पुराना चीज़ जो है ना वो क्या हो रहा है, डिसअपियर होते जा रहा है। इसको ये मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट थ्योरी, जो किसके थ्रू दिया गया था भाई, फ्रेड हॉयले, हरमन बॉन्डी और थॉमस गोल्ड के थ्रू, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, है ना, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसमें इसके अकॉर्डिंगली क्या था, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये किसके थ्रू बताया गया था। तो डॉक्टर एलन सैंडेज, सैंडेज बोल सकते हैं, सैंडाज, हाँ सैंडेज ही बोलते हैं, डॉक्टर एलन सैंडेज, ठीक है, इनके थ्रू बताया गया था। क्या बताया गया था कि यूनिवर्स जो है ना कॉन्स्टेंटली, मतलब एक तरीके से बोल रहे हैं एक्सपैंड करते जा रहा है, एक्सपैंड करते जा रहा है और फिर श्रिंक करता है, मतलब एक बार एक्सपैंड करता है फिर श्रिंक करता है, और ये इंटरवल ऑफ मिलियंस ईयर्स में, मतलब लाखों साल में, लाख साल पहले क्या होता है, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है और फिर क्या होता है, श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। इसी को बोलते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, यूनिवर्स कीप एक्सपेंडिंग, है ना, कीप एक्सपेंडिंग एंड श्रिंकिंग, ठीक है ना, एट इंटरवल ऑफ मिलियन ईयर्स,
तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये आपसे पूछा जा सकता है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा और मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसलिए थ्योरीज को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अलग अलग डिफरेंट थ्योरी और उससे रिलेटेड डॉक्टर्स है, ये सब प्रोफेसर वेसर का नाम दे देगा और उधर थ्योरी दे देगा, बोलेगा कौन सा है, कौन किससे है सही है, मिलान कीजिए, मैच कीजिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्स का कहानी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा गैलेक्सी, ये वो नेबुला, ये सब चीज़ जानेंगे, ठीक है। चलो भाई, सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। सोलर सिस्टम है ना। चलो भाई, सोलर सिस्टम में क्या है, सोलर सिस्टम में हम लोग को बहुत सारा चीज़ मिलेगा, जितना चीज़ वहाँ है वहाँ शायद कहीं नहीं है। अब ये लिखने का तो हम कुछ कुछ लिख सकते हैं, सन है, स्टार है, प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स है, डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडी है, डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ये सब चीज़ मिल सकता है, मिल सकता है क्या है ही, ठीक है। अगर कहा देखा जाए तो अगर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन जो है ना, ठीक है ना, वो हुआ है बिग बैंग जो हुआ था ना, बिग बैंग के लगभग 9.1 बिलियन ईयर्स बाद, ठीक है। तो 9.1 बिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग, है ना, आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग इसलिए कहा जाता है मोस्ट वैलिड है क्योंकि हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। ये तो था बिग बैंग के बाद। अगर अभी से देखा जाए तो अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारा सोलर सिस्टम आया था, ये चीज़, ठीक है। चलो भाई, तो अब जब आया है तो कैसे आया, गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी एंड नेबुला के थ्रू। अब नेबुला क्या है वो भी हम लोग समझ लेंगे, ये क्वेश्चन में हम डिस्कस किए हुए नेबुला को, ठीक है। नेबुला क्या है, ये है क्लाउड, ये है क्लाउड ऑफ गैस, जिसमें ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द गैसेस क्या है, हाइड्रोजन ही है, मोस्ट ऑफ द गैसेस क्या है, हाइड्रोजन है, एंड डस्ट है ना। ये क्या हुआ, ये कंटिन्यूसली क्या होते गया, कंडेंस्ड और कंप्रेस्ड भी बोल सकते हैं, सम सिंपल भाषा में कंप्रेस्ड होते गया, ठीक है। ये जो है ना, नेबुला एक्सपैंड करते चला गया, नेबुला एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंडिंग, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आटा सानते हैं ना, आटा सानने जैसे स्टार्ट में आटा सानते हैं तो कैसा छितराया हुआ जैसा टाइप का लगता है, हाथ में चिपकता है, तो फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स वही हुआ, है ना, फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ लम्प्स हुआ, अब लम्प्स के बाद क्या हो गया, इंक्रीज एंड बिकम मोर डेंसर, ये जैसे जैसे बढ़ते गया वो डेंसर होते गया, है ना। शुरुआत में थोड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे चिपकते जाता है, पूरा का पूरा डेंसर हो जाता है। तो ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज एंड बिकम मोर डेंसर, और इसी के वजह से हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टार भी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्टार इसी के वजह से हो गया इतना सारा। अब जो स्टार था, डस्ट था, ये गैस था, ये सब क्या हो गया, एक दूसरे से बॉन्डेज हो गया, मतलब सब चिपकने लग गया। क्यों चिपकने लग गया, जाहिर सी बात है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार हो गया, ठीक है, फिर डस्ट हो गया, और फिर गैसेज हो गया, डिफरेंट गैसेज, ये क्या हो गया ना, ये बॉन्डेड टुगेदर, ये बॉन्ड करने लग गया, बॉन्ड बनाने लग गया, बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। अब ये क्यों, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अंडर ऐसा बोल सकते हैं, अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके वजह से क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी तैयार हो गया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी हो गया।
तो ये सब चीज़ जानना जरूरी है, देखना जरूरी है कि कैसे कैसे सब कुछ बना। ठीक है, तो जैसे जैसे फैक्ट आया, जैसे जैसे फैक्ट आ रहा है वैसे वैसे हम आपको वो फैक्ट देते जा रहे हैं, और ये सारा का सारा फैक्ट आपके क्वेश्चंस में दिखेगा। आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर उठाइए आप, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या था। ठीक है, चलिए अब जब गैलेक्सी बना है तो गैलेक्सीज में क्या क्या कैसा कैसा होता है वो चीज़ भी तो देखना है ना। ठीक है, गैलेक्सीज में, क्योंकि हमारा जो सोलर सिस्टम वो किसी गैलेक्सी का ही पार्ट है, तो गैलेक्सी के बारे में तो जानना पड़ेगा। तो गैलेक्सी हमको क्या क्या मिलेगा भाई, देखो सबसे पहला जो इसमें है डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, है ना। तो डिफरेंट रेडिएशन मिला। दूसरा क्या मिलेगा भाई, गामा रेज मिलेगा, है ना, गामा रेज। नेक्स्ट क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिव वेव्स मिलेगा, जो कि बहुत खतरनाक रेडियो एक्टिव वेव्स। ये सब जनरेट कैसे हो रहा है वो जब सन पड़ेगा ना उसमें हम लोग को पता चल जाएगा। रेडियो एक्टिव वेव्स हो गया, फिर एक्स रेज हो गया, ठीक है, फिर अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, और ये अल्ट्रा वायलेट रे कौन रोकता है भाई, तो अल्ट्रा वायलेट रे और बहुत सारा रेडिएशंस को रोकने वाला हमारा ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला O3, है ना, ओजोन लेयर है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो भाई, ये तो हो गया गैलेक्सी। हमारा गैलेक्सी कौन सा है, हमारा तो गैलेक्सी है कौन सा भाई, तो मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, हमारा गैलेक्सी कौन सा है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में भी जानना पड़ेगा। मिल्की वे गैलेक्सी हमारा कैसा है भाई, तो स्पाइरल है, स्पाइरल शेप में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम लोग। हाँ, और इसमें क्या है भाई, बिलियंस ऑफ स्टार्स है, सिर्फ स्टार्स है ऐसा ही नहीं है, प्लैनेट्स भी है बहुत सारा। हम लोग जितना देखनी है ऐसा नहीं है कि उतना ही प्लैनेट्स है। फिर डिफरेंट गैसेस है, डस्ट है, भरा पड़ा है इसमें। ठीक है ना, इतना बड़ा गैलेक्सी ही है, क्या बोलिएगा आप इसको। ठीक है, तो अगर गैलेक्सी का हम लोग एज देखें, एज ऑफ गैलेक्सी, एज और फॉर्मेशन, है ना, तो यहाँ देखते हैं एज एंड फॉर्मेशन तो हम लोग देख ही चुके हैं, है ना। फॉर्मेशन तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, किसके थ्रू पढ़ चुके थे, फॉर्मेशन होता है हमारा क्या, फॉर्म्ड बाय ग्रेविटेशनल कोलैप्स, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्म्ड बाय ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल कोलैप्स्ड। देखे थे ना अभी हम लोग, समझे थे ना। इसमें देखिए यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये वाला चीज़, है ना, स्टार डस्ट गैस, फिर बॉन्डेड टुगेदर अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फिर फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी, वही चीज़ है यहाँ पर। तो वही थोड़ा यहाँ पर आ गया तो हम लिख देते हैं फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाई द ग्रेविटेशन कोलैप्स्ड, ये चीज़ हो गया ग्रेविटेशन कोलैप्स्ड। ठीक है, चलो भाई, एज कितना है भाई, एज है हमारे गैलेक्सीज का 13.6 बिलियन, है ना, बिलियन ईयर्स अगो ओल्ड। तो एज वेज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस में न्यूमेरिक चीज़ आता ही है। साइज़ का बात करते हैं, हमारा गैलेक्सीज का साइज़ क्या है, तो अगर साइज़ का बात करते हैं तो हमारे गैलेक्सी का साइज़ है, डायमीटर अगर देखा जाए, है ना, अगर डायमीटर देखते हैं तो ये अराउंड 1 लाख, ठीक है, 1 लाख टू 1,20,000 लाइट ईयर है। ठीक है ना, 1 लाख से 1,20,000 लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या पता, आपको पता होना चाहिए लाइट ईयर में क्या कैसे होता है। लाइट ईयर क्या है, लाइट एक साल में कितना ट्रैवल कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। वो साल से कैलकुलेशंस करके आप लोग निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक साल में लाइट कितना जा रहा है। ठीक है, अगर शेप देखा जाए तो सेंटर में एक बल्ज है, सेंट्रल बल्ज पार्ट इसको बोल सकते हैं, सेंट्रल में बल्ज उभरा हुआ, ठीक होता ना, बल्ज पार्ट। ठीक है, सेंट्रल में बल्ज पार्ट है, और फिर इसका स्पाइरल आर्म्स है, स्पाइरल आर्म्स। ठीक है, स्पाइरल आर्म्स है। तो स्पाइरल आर्म्स मतलब ऐसे है, इधर भी घुमा हुआ है, और ऐसे है, और इधर भी घुमा हुआ है, फिर ऐसे घुमा हुआ है, फिर ऐसे घुमा हुआ, फिर ऐसे घुमा हुआ है, फिर ऐसे घुमा हुआ है, इस टाइप से बना हुआ है।
तो स्पाइरल भी हो गया, बीच में बल्ज है, अगर उसको हम लोग साइड व्यू से देखते हैं तो बीच में बल्ज दिखता है, और फिर अगर ऊपर से देखते हैं हम लोग टॉप व्यू तो हम लोग को उसमें आर्म्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए स्पाइरल आर्म्स हो गया है ना। चलो भाई ये चीज़ हो गया हमारा। अब बात करते हैं सेंटर का। सेंटर में क्या हिसाब है, यानी कि हमारा गैलेक्सीज के सेंटर में क्या है। सेंटर में क्या है भाई, सेंटर में बनता है ब्लैक होल। ठीक है, सेंटर में क्या बनता है, ब्लैक होल, जो कि एक तरीके से बोल लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम दिया गया है सैगिटेरियस। ठीक है, सैगिटेरियस नाम दिया गया, जिसको हम लोग SGA+ का नाम दिया गया। SGR है, SGA है, ठीक है, SGRA+, सैगिटेरियस। ठीक है, सेंटर। अगर स्टार्स, अगर हमारे गैलेक्सीज में स्टार्स देखा जाए तो कितना है, स्टार्स अगर देखा जाए तो 100 बिलियन टू 400 बिलियन स्टार्स है, 400 बिलियन स्टार्स है। ठीक है, मूवमेंट अगर देखा जाए, है ना, मूवमेंट, ये गैलेक्सीज का मूवमेंट का बात कर रहे हैं हम, ये होता है कितना, 220 to 300 250 मिलियन में। ठीक है ना, ये मतलब अपने सेंटर के चारों तरफ घूम जाता है, अराउंड सेंटर, ऐसा बोल सकते हैं, अराउंड सेंटर, अपने सेंटर के चारों तरफ घूम जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, मूवमेंट इसका, गैलेक्सीज का मूवमेंट, क्वेश्चंस तो आ ही सकता है ना, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर मिस किए, सैगिटेरियस SGRA+ जो है ना, इसका जो मास है ना वो सन से 4 लाख गुना है, सॉरी 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। 4 मास जो है ना, इसका मास जो है वो 4 मिलियन टाइम्स ज़्यादा है देन सन। नीचे से ऊपर आ गए हैं हम, ठीक है ना, मास जो है 4 मिलियन टाइम्स देन सन है। सोच लीजिए कि सैगिटेरियस बीच का पार्ट कितना ज़्यादा कंडेंस्ड होगा और कितना ज़्यादा ऐसा होगा, मतलब नेक्स्ट लेवल है वो, समझ लीजिए ब्लैक होल का कोई कहानी ही नहीं है ना। चलिए ब्लैक होल जब देखेंगे तो देखेंगे। अब है नेक्स्ट में क्या, हम लोग बात करते हैं गैलेक्सीज का, बात किए हम लोग बात करते हैं एक नेबरिंग गैलेक्सीज का। नेबरिंग गैलेक्सी हमारा कौन सा है भाई, तो नेबरिंग गैलेक्सी है दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेबरिंग गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी ये कौन सा है भाई, तो एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो गया, जो कि क्या बोल सकते हैं, कितना दूर है, ये है हमारा 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे। सोचते हो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स है, यहीं पर है, बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो कौन सा क्लस्टर का पार्ट है, ये भी है हमारा क्वेश्चंस में, तो हम वहाँ से निकाल लिए थे। तो हमारा जो मिल्की वे है ना, मिल्की वे जो है ना वो पार्ट ऑफ वीरगो सुपर क्लस्टर का है, वीरगो सुपर क्लस्टर क्या होता है, इसमें मतलब एक तरीके से बोल लीजिए बिलियंस मिलियंस गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज का ये हो गया क्राउड ऑफ गैलेक्सीज बोल लीजिए, क्राउड ऑफ गैलेक्सीज, उसी में से हमारा एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। आप सोच लीजिए कि कितना सारा सुपर क्लस्टर होगा, उसमें कितना सारा गैलेक्सीज है, मिलियन बिलियन गैलेक्सीज होगा, और उस गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी हमारा है, उस गैलेक्सीज में मिलियन बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स है, उसमें से हमारा एक सोलर सिस्टम है, उसमें से हमारा एक प्लैनेट है, उसमें से हमारा एक क्या बोल सकते हैं, कंट्री है, कंट्री में से एक जाकर स्टेट है, स्टेट में जाकर एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रहते हैं। ठीक है, और भी अगर इसको प्रिसाइज करो तो और भी कर सकते हैं, अगर आप लोग को लगता है तो आप लोग प्रिसाइज करके बताओ, एकदम ऊपर से यानी कि सुपर क्लस्टर से एकदम अपना घर तक। ठीक है,
चलो कमेंट में बताना। क्राउड ऑफ गैलेक्सीज ये हो गया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये क्राउड ऑफ गैलेक्सीज। अच्छा, ये जो हमारा जो सुपर क्लस्टर है ना, वीरगो सुपर क्लस्टर, ये एक और चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? इट ऑल्सो कंज्यूमिंग, क्वेश्चन था, इट ऑल्सो कंज्यूमिंग कैनिस मेजोरिस ड्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है, कैनिस मेजोरिस। तो कैनिस मेजोरिस का नाम आएगा, आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, ड्वार्फ गैलेक्सीज, ठीक है, ये चीज़। तो ये हो गया हमारा मिल्की वे और वीरगो सुपर क्लस्टर के बारे में बात कर लिए, ठीक। चलो भाई स्टार के बारे में बात करते हैं। स्टार क्या है? तो स्टार को पहचानने का ना तरीका बताया गया है कलर के बेसिस पर। तो कलर कैसा क्या होना चाहिए? तो अगर आपका कलर, स्टार का कलर ब्लू, ठीक है ना, ब्लर लिखा गया है, ब्लू और वाइट है, ब्लू और वाइट है, तो समझिए कि वो नया नया स्टार है, नया नया स्टार है, यंग स्टार है। अगर ऑरेंज है, अगर ऑरेंज है तो समझ लीजिए वो मैच्योर है, मतलब मिडवे एज में है। और अगर पूरा रेड है तो समझ लीजिए वो ओल्ड है। ये कलर से पहचाना जाता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो स्टार्स होता है, ठीक है, ये ब्लास्ट हुआ, मरने के समय ब्लास्ट किया, फिर ये हो गया डेड, और जब डेड हो जाता है ना तो ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, ब्लैक होल क्रिएट होता है। तो ये प्रोसेस चलता है, स्टार्स ब्लास्ट किया मतलब एक्सपैंड करते 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 ब्लास्ट कर गया, फिर वही डेड बना, डेड हो गया, ख़त्म हो गया, मर गया, और फिर वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया। अब ब्लैक होल जो होता है ना वो बहुत टाइप का होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है ना। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेड जाइंट स्टार के बारे में। स्टार में आ गए तो रेड जाइंट स्टार, रेड जाइंट स्टार के बारे में। रेड जाइंट स्टार क्या है ना? आई होप कि आपको इतना सब समझ में आ रहा होगा, हम लिख लिख के समझा रहे हैं तो, ठीक। चलो भाई, इन स्टार, स्टार में क्या होता है? इन स्टार ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इन हीलियम, ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इन हीलियम, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे सन में कैसे काम करता है हीलियम। ये क्या करता है? एनर्जी रेडिएशन क्या होता है, जैसे 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 एनर्जी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है ना हाइड्रोजन का हीलियम में, तो इसका एनर्जी का रेडिएशन जो होता है ना वो डिक्रीज होते चला जाता है, ठीक है, एनर्जी खपत होते चला जाता है। एनर्जी रेडिएशन क्या हो गया भाई? डिक्रीज करते चला गया, है ना, डिक्रीज करते चला गया, ठीक है, जिसके वजह से इसका कलर क्या हो गया? चेंज टू रेड हो गया, ठीक है, कलर चेंज टू रेड, मतलब पुराना हो गया, बहुत बूढ़ा टाइप का हो गया, ठीक है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? रेड जाइंट, रेड जाइंट बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, आखिर ये रेड जाइंट होता क्या, रेड जाइंट स्टार क्या होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलो ये समझ में आ गया। एक और चीज़ यहाँ बता लेते हैं, इफ़, यहाँ ध्यान में रखिएगा, इफ़ अगर मास ऑफ अ स्टार जो है ना, मास ऑफ अ स्टार MOS अगर लेस देन हो जाता है, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल टू मास ऑफ सन, टू मास ऑफ सन, ठीक है ना, मास ऑफ सन, ये क्या है? स्टार है, मास ऑफ स्टार, ठीक है। अगर मास ऑफ स्टार लेस देन और इक्वल टू मास ऑफ सन हो जाता है तो रेड जाइंट का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू वाइट ड्वार्फ, ठीक है ना। तब क्या होगा? रेड जाइंट जो होगा ना वो ट्रांसफॉर्म कर जाएगा किस में? वाइट ड्वार्फ में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, रेड जाइंट जो होगा, रेड जाइंट ट्रांसफर टू वाइट ड्वार्फ, वाइट ड्वार्फ, ठीक है, वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ में होता क्या ना, एक्चुअली आप ऐसे समझ सकते हो, वाइट ड्वार्फ में जो फ्यूजन रिएक्शन जो होता है ना वो होना बंद हो जाता है उसमें, मतलब रेडिएशन तो रहता ही है बट
एक्स्ट्रा कुछ अंदर जो फ्यूजन जो होता है ना वो नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे मतलब एक तरीके से मर जाता है, मर जाने के बाद जो एक्सपैंड करता है ना उसी समय उसको वाइट ड्वार्फ कहते हैं। और वही वो टाइम जो होता है उसी के समय हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमेटली ब्लैक ड्वार्फ बोल लो, और उसी के बाद वो ब्लैक होल भी बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, वाइट ड्वार्फ अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, ब्लैक ड्वार्फ। ठीक है, ये तो था क्या कि मास लेस देन और इक्वल टू मास ऑफ द सन हो जाता है। लेकिन दूसरा केस क्या है भाई, दूसरा केस ये है कि अगर मास ऑफ अ स्टार, अगर मास ऑफ स्टार, ठीक है, ये ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर द मास ऑफ क्या, सन, ग्रेटर द मास ऑफ सन, तो क्या होगा, तो देखो जब मास ऑफ अ स्टार ग्रेटर देन मास ऑफ सन हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम दिस अपर लेयर डिस्ट्रॉय। ठीक है, मतलब क्या होगा कि एनर्जी रिलीज बहुत ज़्यादा होगा, एनर्जी रिलीज फ्रॉम, ऐसे बोल सकते हैं, हाँ, एनर्जी रिलीज फ्रॉम दिस, जिसके वजह से क्या होगा, अपर लेयर ऑफ द जो सन होगा, है ना, अपर लेयर ऑफ अ स्टार बोल सकते हैं, अपर लेयर ऑफ स्टार डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय होगा, फिर ये क्या होगा, यहाँ एक्सप्लोजन स्टार्ट होगा, एक्सप्लोजन, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका है, एक्सप्लोजन होगा, और फिर ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा सुपरनोवा में, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, है ना, सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और यही सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो होगा ना वो कन्वर्ट स्टार टर्न्स इनटू न्यूट्रॉन। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, स्टार्स कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, न्यूट्रॉन स्टार एंड देन ब्लैक होल। ठीक है, देन ब्लैक होल। तो अल्टीमेटली कोई भी स्टार जो होता है ना वो धीरे धीरे एक स्टेज पर पहुंचता है जिस स्टेज को हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं, और ये ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। हो गया, चलो। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पर हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए ये चीज़, दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है ना, साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर, उन्हीं के द्वारा ये बताया गया था। अब ये होता क्या है वो समझते हैं, चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट फॉर्मुलेटेड। ठीक है, ये क्या बताया गया था भाई, इसमें बताया गया था कि लाइफ स्टेज ऑफ वाइट ड्वार्फ के बारे में बताया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो अब वाइट ड्वार्फ के बारे में जो बताया गया था वो क्या था, अकॉर्डिंग टू चंद्रशेखर लिमिट, इफ 1.44 सोलर मास, ठीक है ना, सोलर मास जो है ना ये है इज अपर लिमिट, मतलब सोलर मास का, सन के मास का अगर 1.44 गुना कोई स्टार का मास हो जाता है तो वो उस स्टार का मास का, मतलब वो एक तरीके से वाइट ड्वार्फ का अपर लिमिट हो जाता है। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ मास ऑफ वाइट ड्वार्फ। ठीक है, ये बताए थे को इंडियन साइंटिस्ट, वाइट ड्वार्फ। ठीक, दिस इज कॉल्ड द चंद्रशेखर लिमिट, और इसी को हम लोग बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर। ठीक है, लिमिट। अच्छा, ये इतना भी छोटा चीज़ नहीं था, इसको तो हम लोग चलिए ठीक है एज एन फैक्ट के बेसिस पर समझ ले रहे हैं। चंद्रशेखर लिमिट के वजह से ही, ठीक है, इनको ना नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। किनके साथ, दो लोग थे, ये अकेले नहीं थे, तो नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है ना, विथ किनके साथ, विथ W.A. फाउलर। कब दिया गया, 1983 में। और 1983 क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तो इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप जीता था।
चलो भाई, ये हो गया चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो भाई अब बात करते हैं, अब जब सब कुछ इतना सारा जान लिए, अब हम लोग बात करते हैं मेज़रमेंट का, कि आखिर गैलेक्सीज वगैरह में मेज़र जो करते हैं, तो वो हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं छोटा छोटा फॉर्म में, लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर क्या होता है, जैसे हम समझा भी रहे थे, लाइट ईयर होता है क्या, एक्चुअली ये कितना किलोमीटर का होता है, 9.461 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर का है। अब ये आया कैसे है, ये आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इतना निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है ना, वो कितना होता है, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वन डे में होता है 86,400 सेकेंड। ठीक है, तो आपको निकालना है 365 में, तो 365 में कितना हो जाएगा, 86,400 और इंटू 365, ये हो गया। और फिर जब इसको ना, ये इसका जो भी आंसर आएगा, इसको फिर आपको गुना करना पड़ेगा किससे, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 से। जब गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.461 और इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ये कैलकुलेशन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो लाइट ईयर होता क्या है एक्चुअली, ये तो कैलकुलेशन हम बता दिए, एक्चुअली होता क्या, लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम, क्योंकि इसको ना मतलब कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए बोल सकते हैं वैक्यूम, लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। एक साल में लाइट वैक्यूम में जितना भी ट्रैवल करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, किस स्पीड से, विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया एक चीज़। ठीक है, एक और चीज़ में मेज़र किया जाता है, दैट इज पारसेक। ये भी इंपॉर्टेंट है, पारसेक क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है 3.26 अप्रॉक्सीमेटली, अगर टू बी प्रिसाइज जाते हैं तो 156 लाइट ईयर। 1 पारसेक में इतना लाइट ईयर होता है। अब इसको भी अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.26156 से, तो जो आएगा ना वही हो जाएगा पारसेक का किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है भाई, एयू, जिसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, ये है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है, जो कि कितना है, जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर। टू बी प्रिसाइजली अगर देखा जाए, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं वो हो सकता है, लेकिन फिर भी कितना है, 149,597,8700 मीटर, किलोमीटर में 14.95 करोड़ किलोमीटर। अब ये घटता भी है बढ़ता भी है, मतलब मिनिमम इतना बोल सकते हैं, मैक्सिमम भी थोड़ा बहुत जाता ही है, क्योंकि जब ये होता है ना प्लानिटरी मोशंस, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर सन है, तो जब अर्थ यहाँ पर होता है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बड़ा होता है, और जब यहाँ पर अर्थ होता है तो थोड़ा डिस्टेंस घटा हुआ होता है। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, हम लोग भी देखेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो 14.95 करोड़ किलोमीटर है, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन स्टार का। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आया था ना बीच में न्यूट्रॉन स्टार, ये तो इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन स्टार ये क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार ऑल्सो कॉल्ड पल्सर, पल्सर गाड़ी है ना, बजाज पल्सर, ऑल्सो कॉल्ड पल्सर। ठीक है, ये अब न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार का जो फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेनिंग सेंट्रल पार्ट। ठीक है, रिमेनिंग सेंट्रल पार्ट फ्रॉम सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ठीक है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जो रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है ना सेंटर में, उसी से बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार। ये जो होता है ना, इसमें बहुत सारा न्यूट्रॉन होता है, मेड ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मेड ऑफ
न्यूट्रॉन, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये तो हो ही गया। टू मच रेडियो वेव्स जनरेटेड, ऐसा बोल सकते हैं, टू मच रेडियो वेव्स जनरेटेड, है ना, जनरेटेड, बहुत ज़्यादा रेडियो वेव्स इससे जनरेट होता है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। ओके, चलो भाई, हाँ, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग किसका, हम लोग बात करते हैं ब्लैक होल का। ब्लैक होल के बारे में जान लेते हैं क्या होता है ब्लैक होल, ठीक है। अब ब्लैक होल क्या हो सकता है, ये लार्ज भी हो सकता है, लार्ज, और मे बी स्मॉल। अब स्मॉल ये एटम साइज का भी हो सकता है, एटम साइज, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा बड़ा ही होता है ना। अब ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, टू मच ग्रेविटी, टू मच ग्रेविटी। अब ये टू मच ग्रेविटी ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ लाइट का भी रिफ्लेक्शन नहीं होता, लाइट भी इसकी तरफ खींचा जाता है, इवन लाइट कांट क्या होता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, खिंचा जाता है इसी की तरफ, इसलिए सब कुछ इसमें चला जाता है। सोचिए जब लाइट खिंचा जा रहा है तो हम लोग और आप लोग क्या है, कहानी तो हम लोग का ऐसे ही ढेस हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है ना वो टेलीस्कोप के द्वारा नहीं देखा जा सकता है, तो नॉट सीन विथ टेलीस्कोप, थ्रू टेलीस्कोप, जो भी है टेलीस्कोप के थ्रू नहीं देखा जा सकता। अल्टीमेटली मेरा ये कहने का मतलब, इसका कन्फर्मेशन कैसे होता है कि हाँ भाई कोई भी चीज़ ब्लैक होल है, तो जब टेलीस्कोप से देखा ही नहीं जा रहा तो पता कैसे करता है, तो जो लाइट सोर्सेज होता है ना, तो व्हेन ऐसा बोल सकते हैं व्हेन लाइट जो होता है ना वो डिफ्लेक्ट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, डिफ्लेक्ट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ इन स्पेस, ओरिजिनल पाथ, जब ओरिजिनल पाथ से वो डिफ्लेक्ट कर जाता है ना तो पता चलता है, तब साइंटिस्ट लोगों को लगता है कि अच्छा कहीं ना कहीं पर ऐसा कुछ है जो लाइट को भी अपनी तरफ खींच रहा है, और वो क्या है, दैट इज ब्लैक होल, ठीक, ध्यान में रखना है। फॉर्मेशन इसका, ब्लैक होल का फॉर्मेशन कब होगा, फॉर्मेशन तो हम लोग बता ही चुके हैं, पढ़ ही चुके हैं। फॉर्मेशन कैसे होगा भाई, तो न्यूट्रॉन स्टार कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड इन वन प्लेस, और व्हेन इट्स डाइंग, दो ही कारण होता है। पहला कारण ये हो गया कि जब न्यूट्रॉन स्टार जो कंसंट्रेट करते करते एक प्लेस पर आ जाता है, ठीक है, तो मास इन अ न्यूट्रॉन स्टार become concentrated in किसमें भाई, वन प्लेस में, कंसंट्रेटेड इन वन प्लेस, और ठीक है ना, व्हेन इट्स डाइंग, जब न्यूट्रॉन स्टार डाइंग यानी कि जब मर रहा होता है तब जाकर ब्लैक होल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो भाई, ब्लैक होल हो गया। चलो स्टार में भी थोड़ा सा बाकी है, वो हम लोग देख लेते हैं। अगर मास ऑफ स्टार, ठीक है ना, मास ऑफ स्टार ग्रेटर देन 3 टाइम्स द मास ऑफ सन हो गया, ठीक है। अगर किसी भी स्टार का जो मास होगा ना, अगर सन के मास से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है तो समझ लीजिए कि अब टाइम आ गया है इट टर्न इनटू, ये स्टार जो होगा ना वो टर्न हो जाएगा इनटू ब्लैक होल्स, ठीक है ना, इनटू ब्लैक होल्स, ये टर्न कर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हम लोग का मास, स्टार, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ खत्म हो गया। अब आते हैं थोड़ा और नज़दीक में आते हैं, पढ़ते हैं एस्टेरिज्म। एस्टेरिज्म कहने का मतलब हो गया नक्षत्र। देखे होंगे पंडित जी लोग हमेशा चर्चा करते हैं नक्षत्र का, ठीक है। वो क्या होता है, तो ये होता है ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज्ड इन सर्टेन स्पेस, ठीक है। ये हो गया क्या भाई, ग्रुपिंग है, ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, स्टार्स अरेंज इन सर्टेन प्लेस,
तो इसको हम लोग बोलते हैं एस्टेरिज्म। बोले तो ये हो जाता है नक्षत्र। टोटल कितना नक्षत्र देखा गया है भाई? तो 27 माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। मेन उसमें जो है, मेन क्या क्या है, कौन कौन सा है, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं हमेशा, चित्रा नक्षत्र, ठीक है ना, चित्रा नक्षत्र हो गया, फिर हस्ता नक्षत्र हो गया, फिर विशाखा नक्षत्र हो गया, ठीक, फिर श्रवण नक्षत्र हो गया, ठीक, फिर धनिष्ठा नक्षत्र हो गया, धनिष्ठा, ठीक है, नक्षत्र हो गया, फिर माघ नक्षत्र हो गया, माघ नक्षत्र, ठीक, फिर अद्रा नक्षत्र हो गया, इसमें खीर पूड़ी खाया जाता है सुनते हैं, ठीक है, अनुराधा नक्षत्र हो गया, ठीक है, फिर रोहिणी नक्षत्र हो गया, ठीक है, रोहिणी नक्षत्र हो गया, और भी बहुत सारा है, ऐसा नहीं इतना है, बट इतना मेन है, ये हम आपको बता दिए कि इस सब चीज़ को हम लोग नक्षत्र बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, आते हैं कॉन्स्टलेशन। नक्षत्र हो गया, और नज़दीक में थोड़ा जानते हैं कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन के बारे में समझ लेते हैं। आज तो पूरा का पूरा आ ही जाएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सन से स्टार्ट करेंगे, सन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्लैनेट्स में एंटर करेंगे, फिर धीरे 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 हमारा सब कुछ चलेगा, है ना। कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन क्या होता है भाई? तो स्टार्स इन ब्यूटीफुल शेप, ये ब्यूटीफुल शेप बनाता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप का, ठीक है ना, ब्यूटीफुल शेप बनेगा इसमें, ठीक है। बहुत सारा हो सकता है, जैसे हम लोग देखते हैं उर्सा मेजर, है ना, फिर ओरायन, बिग डीपर, ये सब बोलते हैं, हंटर, है ना, शिकारी जिसको बोलते हैं, फिर जितना भी जो जोडिएक साइन होता है ना उससे भी रिलेटेड है, स्कॉर्पियस, स्कॉर्पियस हो गया, लीब्रा हो गया, ठीक है ना, लियो हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारा कॉन्स्टलेशन है। बहुत सारा में हम लोग बोल सकते हैं टोटल अभी तक कितना पहचाना गया, दैट इज टोटल नंबर 88, टोटल 88 कॉन्स्टलेशन हम लोग को मिला है, अकॉर्डिंग टू किसका? अकॉर्डिंग टू IAU। IAU क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यूनियन, ठीक है, यूनिट भी बोल सकते हैं, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हो गया। ये हो गया, कॉन्स्टलेशन में आ गया। अब कॉन्स्टलेशन में हम लोग को बात करेंगे पोल स्टार का। पोल स्टार क्या है भाई? चलो भाई, तो ये हम लोग को मिल जाएगा नॉर्थ पोल, लोकेटेड ऑन नॉर्थ पोल। ये होता क्या है, देखो, पोल स्टार करने का मतलब ये डायरेक्शंस बताता है कि हाँ ये डायरेक्ट पोल से, और पोल पर अगर कोई पोल के डायरेक्शन पर है, अर्थ का जैसे मान लीजिए ये है और ये ऐसा है, अगर इस डायरेक्शन पर है तो इस डायरेक्शन को आप कहीं से भी देखेगा ना, आपको यहीं पर देखेगा, ये कहीं कन्वर्ट करता हुआ आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो पोल स्टार क्या हो जाता है? ऑलवेज एट सेम प्लेस, लोकेटेड ऑन द नॉर्थ पोल, लोकेटेड ऑन नॉर्थ पोल, ठीक है ना। और क्या हो जाता है? ऑलवेज ऑन, ऑलवेज एट सेम प्लेस, सेम प्लेस, ये हो गया। अच्छा, ये किसका है भाई? तो मेंबर ऑफ लिटिल बियर स्टार ग्रुप, मेंबर ऑफ लिटिल बियर, लिटिल बियर स्टार ग्रुप का, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ हो गया हमारा आज का वीडियो में, इतना सारा चीज़। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, है ना। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ देखे हैं, आप लोग ज़रूर देखिए। अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं इसका मतलब आप डेडिकेटेड है, आपको अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं, आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे भी हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और अगर आप नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त तक, ताकि उनको भी एक अच्छा कंटेंट मिल जाए, साथ साथ में नोट्स भी मिलता चला जाए, ठीक है। तो बस, और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सोलर सिस्टम में सन से, उसके बाद फिर प्लैनेट्स के बारे में, ऐसे पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोलर सिस्टम के और भी, मतलब ज्योग्राफी के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।